मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। अमेरिकन संविधान के बारे में परिचयात्मक कुछ तथ्यों पर हमने अवलोकन किया, जिसमें अमेरिकन संविधान का विकास, उनका स्वतंत्रता संग्राम, नए संविधान का निर्माण और उसका क्रियान्वयन, अमेरिकन संविधान की विशेषताएं, उसके संघात्मक व्यवस्था, संविधान में संशोधन की पद्धति और अमेरिकन संविधान का मूल आधार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत तथा अवरोध संतुलन का सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों का हमने अध्ययन कर लिया। आज का व्याख्यान राष्ट्रपति पर है। आज व्हाइट हाउस जाने का हमको एक अवसर मिल रहा है। चलें व्हाइट हाउस की, जहां पर अभी जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक पद्धति को स्वीकार किया गया है, लागू किया गया है। अध्यक्षात्मक पद्धति में राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। वह न केवल राज्य करता है अपितु शासन भी करता है। इंग्लैंड में सम्राट राज्य करता है, प्रधानमंत्री शासन करता है। अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति वही शासन भी करता है और राज्य भी करता है। और लास्की कहता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति जितनी शक्तियों का प्रयोग करता है, दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति उतनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। और दुनिया में ऐसी कोई संस्था नहीं है जिससे अमेरिकन राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। वह सम्राट से कम और अधिक दोनों है और प्रधानमंत्री से कम और अधिक दोनों है। कम भी है, अधिक भी है, लेकिन अधिक होना का पलड़ा ज्यादा भारी है। ब्रोगन कहता है अमेरिकन राष्ट्रपति न केवल राज्य करता है अपितु शासन भी करता है, और यही खिंचाव पैदा करने का मूल कारण है, क्योंकि उसमें एक सम्राट के प्रति उठने वाली भावनाएं भी लोगों के मन में उत्पन्न होती हैं, और किसी लोकतांत्रिक शासन में मजदूर के समान काम करने वाले एक प्रधानमंत्री की छवि भी लोग देखते हैं। दुनिया के अन्य देशों में जहां पर संसदीय व्यवस्था है, वहां मंत्रियों का भी एक कद होता है, और वह कद प्रधानमंत्री अथवा किसी राष्ट्रपति से कम नहीं होता। राष्ट्रपति सम्मान का प्रतीक हो गया, किनारे पर गए, लेकिन उस वहां पर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो किसी राजा से कम नहीं होते। अमेरिका में ऐसा कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति, वन मैन डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति जो कि पूरी शक्तियों का केंद्र होता है, आकर्षण का केंद्र होता है, और इसीलिए लोग इससे ईर्ष्या करते हैं। करेंसिया दुनिया की एक व्यवस्था है जिसे अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने स्थापित किया, और आज पूरी दुनिया में एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। देखें, अमेरिकन संविधान का दूसरा अनुच्छेद शुरू होता है इस वाक्य से, द एक्सिक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन ए प्रेसिडेंट। इसमें 9 शब्द हैं। इसका अर्थ है अमेरिका की कार्यपालिका शक्तियां, संयुक्त राज्य की कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब एक राष्ट्रपति में अमेरिका की कार्यपालिका की पूरी शक्तियां संविधान निहित कर देता है, और यही कारण है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे महान शासक बन गया है। फिर देखें योग्यता। उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो, मतलब अमेरिका की भूमि में उसका जन्म होना चाहिए, प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। भारत में राष्ट्रपति के लिए ऐसी योग्यता नहीं है, वो भारत का नागरिक हो, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए वहां का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। केवल जन्मजात नागरिक होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसे कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रहना या वास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अमेरिका में जन्म हुआ तो 2-4 साल के बाद तो दूसरे देश में जाकर के पढ़ने लगा, अपना सब काम धाम करने लगा, फिर वापस आकर चुनाव लड़ा। नहीं, उसे कम से कम 14 वर्ष तक
अमेरिका में निवास किया होना चाहिए, तब जाकर के वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तीसरी बात, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ताकि ये माना जाता है कि 35 वर्ष की आयु तक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दृष्टि से परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। और ऐसा मेच्योर व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनता है तो वह अपने पद की गरिमा को बढ़ाता है, कम नहीं करता। उसमें बचपना या बालपन नहीं, वह कोई भी बात बोलता है नाप जोख करके बोलता है, सटीक बात करता है, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह सामान्य सी होता है। उसका निर्वाचन अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन समझना चाहिए। थोड़ा सा गूढ़ बात है इसमें, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उस निर्वाचक मंडल में उतने सदस्य होते हैं जितने कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्य संख्या है। कांग्रेस अमेरिका की संसद, 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा, सीनेट। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 है, 435, और सीनेट के सदस्य संख्या है 100। यह हुआ 535। इसमें 3 पुरोनी डालते हैं। छत्तीसगढ़ में एक शब्द है पुरोनी, तो 3 इसमें पुरोनी होते हैं। ये 3 क्या है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और पूरे अमेरिका में 50 राज्य हैं और एक केंद्र शासित क्षेत्र है, और वह है कोलंबिया जिला। कोलंबिया जिले का शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो कोलंबिया जिले में न तो कोई विधानसभा है, न ही कोई प्रजातांत्रिक संस्था का गठन किया गया है। लेकिन उसी कोलंबिया जिले में वाशिंगटन राजधानी भी है। तो कोलंबिया जिले के नागरिकों ने अमेरिकन सरकार से मांग की कि आपने हमारे जिले में न तो कोई प्रजातांत्रिक संस्था रखा है और न ही हमको विधानसभा के गठन में मतदान का हक मिलता है, मतदान का अवसर मिलता है। तो हम पर इतना आप अत्याचार क्यों कर रहे हैं, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो हमको भी तो, हमारे जिले में आपकी राजधानी है, आप हमारे जिले में निवास करते हैं और हमको आप मताधिकार से, प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, हमको भी तो कुछ दीजिए। तब संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि कोलंबिया जिले से 3 प्रतिनिधियों का निर्वाचन होगा, और ये 3 प्रतिनिधि अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। और इस प्रकार से कोलंबिया जिले को 3 प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजने का अधिकार। तो हो गए 535 धन 3 538। तो 538 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है अलग से, और ये 538 सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं। जब अमेरिकन राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संविधान सभा में चर्चा चल रही थी, तो वहां पर कुछ प्रस्ताव आए। एक प्रस्ताव था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होना चाहिए। इसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया, क्योंकि एक राष्ट्रपति जो कि सत्यों का केंद्र है, उसका निर्वाचन करेंगे और प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो बहुत ज्यादा चुनावी कोलाहल और तमाम प्रकार की गड़बड़ियां होंगी। एक राष्ट्रपति कितने राज्यों में कहां कहां घूमेगा और वोट मांगेगा अपने लिए, संभव नहीं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरा प्रस्ताव यह आया कि कांग्रेस के दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करें, लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह तर्क दिया, यह प्रस्ताव भी मान्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, तीनों की शक्तियां बटी हुई है, और यदि कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा तो राष्ट्रपति कांग्रेस पर निर्भर हो जाएगा, वह स्वतंत्र और स्वायत्त होकर काम नहीं कर पाएगा। ये भी विचार में त्याग दिया गया। आखिर में एक प्रस्ताव एक नेता ने रखा, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया और यह तय किया गया कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। इस निर्वाचक मंडल का सदस्य कांग्रेस या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये जो 538 लोग निर्वाचित होते हैं, ये किसी भी
कांग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते और न ही किसी राज्य विधानसभा के सदस्य होते। ये स्वतंत्र व्यक्ति होते, दलगत आधार पर इनका निर्वाचन होता है। तो 538 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है यह समझने की बात है। जैसे न्यूयॉर्क राज्य है, न्यूयॉर्क राज्य क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, तो वह 41 सदस्य प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित करके भेजता है, 41 और 2 सदस्य सीनेट में भेजता है। इस प्रकार से न्यूयॉर्क राज्य से 41 धन तो 40 सदस्य चुने जाएंगे और यह 538 विधायकों को सम्मिलित होंगे। इसी प्रकार से हर राज्य का अलग अलग कोटा है। और अपने भारत के संदर्भ में उदाहरण दूं समझने के लिए, जैसे अपना छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का संसद में कितना प्रतिनिधित्व है? 11 सदस्य लोकसभा के, 5 सदस्य राज्यसभा के, मतलब 540 धन 244। ये दोनों सदन की संख्या है और इन दोनों सदन की संख्या में छत्तीसगढ़ का योगदान 16 है। मतलब कि 11, 5, 16 सदस्य छत्तीसगढ़ से चुने जाते हैं। तो यदि छत्तीसगढ़ में ऐसा चुनाव होगा तो 16 सदस्य छत्तीसगढ़ से चुने जाएंगे। ये इसका एक उदाहरण है। इसी प्रकार से अमेरिका में एक राज्य है नेवादा, छोटा सा राज्य, मरुस्थलीय क्षेत्र है। वहां से 1 सदस्य प्रतिनिधि सभा को चुना जाता है और 2 सदस्य सीनेट के लिए, बराबर 3। नेवादा राज्य से 3 सदस्यों का निर्वाचन होगा जो 538 को पूरा करेगा। इसी प्रकार से हर राज्य का कोटा है। अब मैं निर्वाचन की प्रक्रिया बता रहा हूं, हल्ला गुल्ला गोलमोल बहुत लंबा चौड़ा होता है। देखिए, पहले अमेरिका में अभी 2 दल हैं, एक डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिकन। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक दल कहता है कि केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए, दूसरा दल कहता है राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले, स्वतंत्रता अधिकार मिले। इस आधार पर वहां पर 2 दल बनाए गए हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तीसरे दल का कोई खास अस्तित्व या महत्व नहीं है, बहुत कम है। तो पहले राष्ट्रीय स्तर पर दोनों दलों का अलग अलग सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में बड़े जोर शोर से प्रस्तावक अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, अपने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करते हैं और वहां पर फिर बहुत हल्ला शोरगुल, पूरा राष्ट्रव्यापी चर्चा होने के बाद प्रत्येक दल एक कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए मनोनीत करता है। मतलब भारत में जैसे लोगों को टिकट देते हैं चुनाव के, लाइक उसी प्रकार से। मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो व्हाइट हाउस से लेकर के एक आम व्यक्ति तक हर व्यक्ति इस चुनाव को बड़े चाव से न केवल देखता है बल्कि उसमें रुचि भी लेता है। राष्ट्रव्यापी कोलाहल होता है, हजारों लाखों करोड़ों डॉलर पानी की तरफ बहाया जाता है, क्योंकि पैसे खर्च करने के लिए कोई खास कड़े नियम नहीं है। और इस प्रकार से अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक वातावरण तैयार किया जाता है और इतना ज्यादा शोरगुल वगैरह होता है कि लास्की कहता है कि अमेरिकन संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो व्यवस्था की थी उस पर उन्हें खास गर्व था। लेकिन आज जितने हल्ला गुल्ला और शोरगुल के माहौल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पूरे देश को उथल पुथल मच जाता है। इसके संदर्भ में लास्की कहता है कि आज संविधान निर्माताओं की आशा इतनी अधिक भग्न हो गई है कि उन्हें सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी हो सकता है। व्यवहार की बात है और हम आज 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो कहाँ 18वीं शताब्दी और कहाँ 21वीं शताब्दी, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है हर चीज में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्येक लीप वर्ष के नवंबर दिसंबर के महीने में होता है। लीप वर्ष, LEAP, लीप का मतलब आप जानते होंगे कि
सामान्यतया एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और हर चौथे वर्ष 366 दिन का होता है। हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, एक दिन का, और तब फरवरी 29 दिन का होता है। तो जिस वर्ष में 29 दिन का फरवरी होता है, उस वर्ष के नवंबर दिसंबर महीने में राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया होती है। जैसे 1920 में था, अभी 24 में होगा। हर 4 साल के बाद एक लीप, चौथा वर्ष लीप ईयर होता है। तो नवंबर महीने के पहले मंगलवार को निर्वाचक मंडल के लिए सदस्यों का निर्वाचन होता है। नवंबर महीने के पहले मंगलवार को। वहां पर डेट फिक्स है, टाइम फिक्स है। अमेरिका में निर्वाचन आयोग नहीं है, तो अमेरिका में निर्वाचन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। और यदि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, स्वाभाविक है राज्य सरकारें गड़बड़ी करती हैं। और आज तक अमेरिका में निर्वाचन आयोग की स्थापना नहीं की जा सकती। तो उसमें कैसे है, उसमें क्या करते हैं, अमेरिका के इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सूची पद्धति के अंतर्गत होता है। सूची पद्धति, सूची माने लिस्ट सिस्टम या सूची प्रणाली के अंतर्गत होता है। सूची पद्धति क्या है? इसका एक प्रकार एकल संक्रमणी मत पद्धति है, दूसरा प्रकार सूची प्रणाली है। एकल संक्रमणी मत पद्धति हमने भारत में अपनाया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधान परिषद के सदस्यों के लिए इस पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए इस पद्धति को हम अपनाते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की सूची पद्धति है। सूची पद्धति में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। जैसे अभी एक राज्य की चर्चा हुई, न्यूयॉर्क राज्य से 40 प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल के लिए चुने जाएंगे। तो होता क्या है, पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र, पूरा राज्य एक निर्वाचन क्षेत्र, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र नहीं होंगे, एक निर्वाचन क्षेत्र। वहां से 40 प्रतिनिधियों की सूची, जितने भी राजनीतिक दल हैं, ये राजनीतिक दल सूची प्रकाशित करेंगे कि भाई ये हमारे 40 लोग हैं, आप हमारे दल को वोट दी। हर दल 40 लोगों की सूची तैयार करेगा और जनता को प्रसारित करेगा कि भाई हमारी ये कैंडिडेट है, आप हमारे दल को वोट दीजिए। सूची पद्धति में मतदाता जब वोट डालता है तो वह किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वह राजनीतिक दल को वोट देता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है सूची प्रणाली कि मतदाता, राष्ट्रपति, ये निर्वाचक मंडल का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। तो जनता या मतदाता जब वहां पर वोट डालने जाता है तो वह किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देता, वह दल को वोट देता है। और जब मतदान हो जाता है, उसकी मतगणना होगी। मतगणना में जब उस राज्य के कुल वोटों का बहुमत, मतलब 51%, किसी एक दल को मिल गया, उस राज्य के कुल मतदान का 51%, 51% वोट यदि जिस दल को मिला, उसके पूरे 40 लोग निर्वाचित माने जाएंगे और विरोधी दल को एक भी सीट नहीं मिलेगी। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जिस दल को कुल मतदाताओं का या मतदान का 51% वोट मिलेगा, उस दल के पूरे सदस्य निर्वाचित हो जाएंगे, दूसरे दल को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यदि मान लीजिए 3-4 दल के कैंडिडेट खड़े हैं, 3-4 दल चुनाव में खड़े हैं और किसी भी एक दल को 51% वोट नहीं मिला, तब क्या होगा, जितना प्रतिशत उनको वोट मिला उतना प्रतिशत 40 में बांट देंगे, 40 का कोटा पूरा हो जाएगा। ये जो 40 लोग हैं, मान लीजिए किसी ए नाम के दल को 51% से ज्यादा वोट मिल गया, 40 सदस्य उसी दल से निर्वाचित हो जाएंगे। ये 40 सदस्य उस दल के खास लोग होते हैं, नेता होते हैं, भारत के संदर्भ में नेता होते हैं। ये दलगत प्रतिज्ञा से बंधे होते हैं कि
वे चुने जाने पर अपने दल के उम्मीदवार को वोट देंगे। मान लीजिए इस 43 में किसी की मृत्यु हो गई तो वही दल एक नया सदस्य उसमें सम्मिलित कर देता है ताकि पूरे 43 लोग निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हो सके। ये सूची पद्धति है। ये जो 538 लोग निर्वाचित होते हैं इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालना है, बस। इसके बाद ये निर्वाचक मंडल भंग हो जाता है। अब चूंकि निर्वाचक मंडल का निर्वाचन दलगत आधार पर होता है, इसलिए जैसे ही 538 लोगों का निर्वाचन हुआ, मतगणना हो गई सभी राज्यों में, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि किस दल को बहुमत मिला है। और जिस दल को 270 वोट मिल गए या जिस दल के 270 से अधिक सदस्य निर्वाचक मंडल में आ गए, यह स्पष्ट हो जाता है कि उसी दल का उम्मीदवार अगला राष्ट्रपति बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है लेकिन प्रत्यक्ष हो गया, क्योंकि निर्वाचक मंडल में जैसे सदस्यों की संख्या का पता चलता है कि इस दल के इतने सदस्य हैं। देख लेते हैं 270 लोग जिधर हैं, मतलब कि आधा से एक ज्यादा, 538 का आधा हुआ 269, 269, एक ज्यादा 270 सदस्य जिस दल के हों उसी दल का उम्मीदवार अगला राष्ट्रपति बनेगा, ये स्पष्ट हो जाता है। अब ये 538 लोग, 538 सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार को अपने राज्य की राजधानियों में जाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों के लिए वोट डाला। वोट डाला, इसके बाद निर्वाचन मंडल भंग हो गया। मतपेटी को उस राज्य की सरकार कांग्रेस के पास थी, सीनेट के पास। सीनेट का अध्यक्ष दोनों सदनों के सदस्यों के सामने मतगणना करता है और जिस उम्मीदवार को 270 से अधिक वोट मिल गए वह निर्वाचित घोषित हो जाता है। बिल्कुल स्पष्ट है, 270 वोट उसको मिल रहा है। यदि मान लीजिए 270 वोट नहीं मिले तो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से, अब 3 उम्मीदवारों में से एक को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो कैसे तय होगा? थोड़ा सा गणित है, थोड़ा सा ध्यान देकर सुनिए, बढ़िया मजा आएगा। जब किसी एक उम्मीदवार को 270 वोट नहीं मिले तो यह मामला जाता है प्रतिनिधि सभा के पास। प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य, 50 राज्यों के 435 सदस्य ओरिजिनल। प्रतिनिधि सभा बहुमत से यह फैसला लेगी कि किस उम्मीदवार को हम राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यह है कि एक राज्य का एक वोट, 50 राज्य 50 वोट, जिसको 26 वोट मिले वो राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाएगा। 435 सदस्यों का 435 वोट नहीं, 50 राज्य का 50 वोट, मतलब एक राज्य का एक वोट। वो कैसे होगा? जैसे न्यूयॉर्क राज्य के 40 प्रतिनिधि सभा में बैठते हैं, ये 41 सदस्य तय करेंगे कि हमारे न्यूयॉर्क राज्य का वोट किसको दिया जाएगा, ए को, बी को या सी को। ठीक, न्यूयॉर्क राज्य के 41 सदस्य मिलकर के यह तय करेंगे कि न्यूयॉर्क राज्य का वोट ए कैंडिडेट को, बी को या सी कैंडिडेट को दिया जाएगा। यदि मान लीजिए किसी राज्य में 30 सदस्य हैं, किसी राज्य के 30 प्रतिनिधि हैं, इसमें बट गए 15-15 बराबर हो गया, तो कैसे फैसला होगा? उस राज्य का यदि फैसला नहीं हो पाया तो उस राज्य का वोट कैंसिल कर देते, तो 49 राज्यों को 49 वोट हो जाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा हुआ तो स्थिति ऐसी आपको होती है। तो 50 राज्यों का 50 वोट। अब ये 50 वोट के माध्यम से
जिसको 26 वोट मिला वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाएगा। मान लीजिए, यहां पर भी और गुंजाइश है, मान लीजिए 2 कैंडिडेट को 25-25 वोट मिला, तो कैसे होगा तय? तो तब तक वोटिंग होते रहेगी इन 50 के बीच, जब तक कि किसी एक सदस्य को 26 वोट न मिल जाए। ये मार्की की चीज। और जब जैसे 26 वोट किसी को मिल गया, वह व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाएगा। नहीं तो तब तक मतदान होते रहेगा इन 50 के बीच। तो राजनीति है, आप जानते हैं, इस प्रकार से खेल होता है। सब वहां पर फिर तिकड़मबाजी शुरू होती है और 26 वोट प्राप्त कर लेता है, तब व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित हो जाता है। यह है अमेरिकन राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी यही निर्वाचक मंडल करता है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अमेरिकन संविधान निर्माताओं को इसका गुमान नहीं था, तो मूल संविधान में यह प्रावधान था कि निर्वाचक मंडल में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह व्यक्ति राष्ट्रपति होगा, और जिसको सेकंड नंबर पर वोट मिलेंगे वो उपराष्ट्रपति होगा। मतलब 2 अलग अलग दलों के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो खैर जॉर्ज वाशिंगटन के समय बढ़िया काम निपट गया, कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जॉर्ज वाशिंगटन का व्यक्तित्व इतना विशाल था कि सब लोग उनका सम्मान करते थे। बहुत श्रद्धास्पद व्यक्ति के नाम से जॉर्ज वाशिंगटन को जाना जाता है। तो आगे चल करके 1801 में 2 नंबर पर 2 लोगों को समान वोट मिले। एक था जेफरसन, दूसरा था बर्र। राष्ट्रपति के लिए 2 लोगों को समान वोट मिले 1801 के निर्वाचन। तो प्रश्न आया कि कैसे बनाएंगे, किसको बनाएंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मामला गया, प्रतिनिधि सभा में मामला गया, अभी जैसा मैंने बताया। तो वहां पर 12 बार दोनों उम्मीदवारों को समान मत मिले। प्रतिनिधि सभा में 12 बार मतदान हुआ और 12 बार दोनों को समान वोट मिले। आखिर में 13वीं बार के मतदान में जेफरसन को 1 वोट ज्यादा मिल गया, जेफरसन राष्ट्रपति बन गया, पर हार। तब संविधान में संशोधन करके 12वां संशोधन करके व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए अलग अलग निर्वाचन होंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन अलग, उपराष्ट्रपति का वोटिंग अलग। निर्वाचक मंडल वही रहेगा, लेकिन अलग अलग लोग वोट डालेंगे। ये है अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। अब आगे देखिए, वेतन और सुविधाओं के बारे में। अमेरिकन राष्ट्रपति के वेतन के बारे में क्या कहना? वेतन सीनेट तय करती है और उस वेतन को उसके कार्यकाल में घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाया नहीं जा सकता। यदि घटाते हैं किसी का वेतन उसके कार्यकाल में, मतलब आप उसके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। यदि बढ़ाते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उसने आपके साथ आपको कोई गलत ढंग से फायदा पहुंचाया है। तो जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन उनके कार्यकाल में न तो घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में ये व्यवस्था है। रहने के लिए व्हाइट हाउस 3 मंजिला मकान सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ, दुनिया के प्रमुख राष्ट्रपति निवासों में उसकी गणना होती है। फिर उन्मुक्ति मतलब छूट। अमेरिका के राष्ट्रपति को कुछ छूट मिली हुई है, जैसे उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते, और उसको गवाह के रूप में किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। इतनी उन्मुक्तियां दुनिया के प्राय सभी देशों के राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, और ये उन्मुक्तियां उस व्यक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उस पदाधिकारी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए न्यायालय की कार्यवाही से उसको अलग रखते हैं। फिर है अवधि एक समझने की बात है। अमेरिका का संविधान यह कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल उसकी अवधि 4 वर्ष
था। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 वर्ष उसका कार्यकाल, भारत में 5 वर्ष। जब जॉर्ज वाशिंगटन पहली बार राष्ट्रपति बने तो पहली बार और दूसरी बार दोनों ही बार वो सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए थे, सर्वसम्मति से। जब तीसरी बार चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनी। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा कि मैं अपने परिवार के लिए स्वतंत्रता हासिल नहीं किया, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं किया। यह देश का सर्वोच्च पद है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इस पद तक आए और राष्ट्रपति बनकर के देश की सेवा करें। और इस प्रकार से उन्होंने परंपरा डाली कि कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा राष्ट्रपति का। इसके बाद जितने भी राष्ट्रपति आए, कोई राष्ट्रपति 1 बार चुनाव लड़ा, दूसरी बार हार गया, या 2 बार चुनाव लड़ करके आगे 2 बार 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके रिटायर होकर घर में बैठा। यह सब परंपरा चलती रही और कोई भी उम्मीदवार तीसरी बार का चुनाव न तो लड़ा, और एकाध उदाहरण देता है, कोई एक उम्मीदवार लड़ा था और वो हार गया। इस परंपरा का पालन 1789 से लेकर के 1936-40 तक निरंतर चलता रहा। लेकिन परंपरा टूट गई। कैसे? ये यहां पर लिखा हुआ है, दिसंबर 20 जनवरी 33। दिसंबर 1932 में चुनाव हुए, रूजवेल्ट जीते। रूजवेल्ट ने 20 जनवरी 1933 को शपथ लिया। दिसंबर में चुनाव हुआ, जनवरी में उसने शपथ लिया। 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। अगला चुनाव 1936 में हुआ, दिसंबर 1936 में। कार्यकाल शुरू हुआ 20 जनवरी 1937 में। तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव 1940 में होना था, लेकिन इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो लोगों ने कहा डोंट डिस्टर्ब द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को डिस्टर्ब न किया जाए। एक बढ़िया माहौल मिल गया और रूजवेल्ट ने तीसरी बार नामांकन भरा, दिसंबर 40 में जीत गए। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 1941 को तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया। किस्मत की भी बात होती है। इसके बाद 1944 में दिसंबर महीने में फिर से चुनाव, अगला चुनाव था। चौथी बार उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर जीत गए। 20 जनवरी 1945 को उन्होंने चौथी बार कार्यकाल की शपथ ली। तो रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 बार चुनाव लड़े और जीते। लेकिन ऊपर वाले की भी तो कुछ देखनी चाहिए, ऊपर वाले का भी तो है उसका गणित। 20 जनवरी 1945 को इन्होंने चौथी बार शपथ ली और अप्रैल 1945 में 4 महीने के बाद उनका बुलावा आ गया। जब बुलावा आ गया तो क्या करें? तो इस प्रकार से लगभग 12.25 वर्ष तक रूजवेल्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला और 4 बार चुनाव लड़े। इसके बाद संविधान में 22वां संशोधन हुआ 1951 में, और यह तय कर दिया गया कि कोई भी एक व्यक्ति 2 से अधिक बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले परंपरा थी, परंपरा का सम्मान सबने किया, लेकिन जब इस परंपरा का उल्लंघन हुआ तब वहां के राजनीतिक दलों ने मिलकर के आपस में तय किया और यह तय हुआ कि कोई भी एक उम्मीदवार 2 से अधिक बार चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब यह नियम बन गया है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा। अच्छा, ये हो गया 22वां संशोधन 1949। अब देखें पदच्युति। राष्ट्रपति को 4 साल के पहले केवल एक तरीके से पद से हटाया जा सकता है, और वह है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन, भ्रष्टाचार, कदाचार, इन आरोपों के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। इसका प्रारंभ कैसे होगा? प्रतिनिधि सभा मतलब प्रथम सदन महाभियोग प्रस्ताव शुरू करेगी। भारत में किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव शुरू हो सकता है,
क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, अमेरिका में प्रथम सदन महाभियोग प्रस्ताव को शुरू करेगी, उसकी जांच होगी, जांच के बाद जांच रिपोर्ट पर सदन विचार करेगा, विचार करके प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करेगी, महाभियोग प्रस्ताव। उसके बाद उसको भेजा जाएगा सीनेट में, द्वितीय सदन। सीनेट जब महाभियोग के प्रकरण की सुनवाई करेगा तो वह महाभियोग न्यायालय के रूप में जाना जाएगा, महाभियोग न्यायालय, इम्पीचमेंट कोर्ट। और तब सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। जब सीनेट महाभियोग न्यायालय के रूप में बैठता है तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस सीनेट की अध्यक्षता करता है। और इस अवसर पर राष्ट्रपति स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब देगा, उसको अपनी सफाई का पूरा मौका मिलेगा। इसके बाद मतदान, यदि मतदान में 2/3 बहुमत से सीनेट उस महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति उसी समय से पदच्युत माना जाता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है। अभी तक 10-12 बार सीनेट महाभियोग न्यायालय के रूप में बैठ चुका है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाभियोग का प्रस्ताव था, पहली बार जो अमेरिका में लागू हुआ था, अमेरिका में शुरू किया गया था, वह था राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध 1867 में शुरू किया गया महाभियोग प्रस्ताव। अब्राहम लिंकन की 1863 में हत्या हुई, एंड्रू जॉनसन फिर राष्ट्रपति बने और कई कारणों से कांग्रेस और एंड्रू जॉनसन के बीच मतभेद हुआ और महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया गया। प्रथम सदन ने उसको पास कर दिया। दूसरे सदन में जब महाभियोग न्यायालय के रूप में सीनेट बैठा, मतदान शुरू हुआ। आखिर में एक सदस्य बचा। मतदान पक्ष और विपक्ष में 2/3 बहुमत के लिए 1 वोट की जरूरत थी और आखिरी में एक सदस्य से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, आपका वोट महाभियोग प्रस्ताव के पक्ष में है या विपक्ष में है? तो वह एक सदस्य अपने संस्मरण में लिखता है कि उस समय पूरे सदन की नजर न केवल पूरे सदन की नजर मुझ पर थी, अभी तो पूरे देश की नजर मेरी 1 वोट पर लगी हुई थी। आज मेरा 1 वोट यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध जाता है तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति का सम्मान करना नहीं जानते। और तब मैंने अपने विवेक से प्रयोग लेते हुए अपना 1 वोट दिया राष्ट्रपति के पक्ष में महाभियोग प्रस्ताव के विरुद्ध, और 1 वोट कम होने के कारण महाभियोग का वह प्रस्ताव निरस्त हो गया। इसके अलावा वाटरगेट कांड के कारण निक्सन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव शुरू किया गया था, लेकिन जब प्रतिनिधि सभा में इस पर चर्चा होने वाली थी, निक्सन ने बुद्धिमानी दिखाई, त्याग पत्र दे दिया। और उसके बाद 1999 में बिल क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव शुरू हुआ था। प्रथम सदन ने पास कर दिया। सीनेट में जब यह विचार के लिए आया, सीनेट में 2/3 बहुमत नहीं मिला। 100 में 67, 100 में 67, 100 में 67 वोट क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव को नहीं मिले और इसलिए क्लिंटन के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। आज तक अमेरिका में जितने भी राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति निक्सन हैं जिनको त्याग पत्र देना पड़ा था। कई राष्ट्रपति आए जो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, कार्यकाल के बीच में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई त्याग पत्र देने का एक ही मामला आता है, वह रिचर्ड निक्सन ने 1974 में त्याग पत्र दिया। और एक मजे की बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान होता है। 1973 में जब रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति थे, उसमें भारत अमेरिका के बीच खूब तुतुमें हो रही थी, खूब तनाव था भारत अमेरिका के बीच। 1971 जब बांग्लादेश की लड़ाई जब हुई थी, तब
तो खूब तनाव का वातावरण था भारत और अमेरिका के बीच। उसे 1973 में रिचर्ड निक्सन का उपराष्ट्रपति था स्पिरो एंग्यू। स्पिरो एंग्यू वहां के उपराष्ट्रपति थे। उनके विरुद्ध FBI ने, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इंक्वायरी किया और इनकम टैक्स चोरी का मामला उनके विरुद्ध बना। उपराष्ट्रपति इनकम टैक्स चोरी करते, शर्म की बात। खैर आखिरकार स्पिरो एंग्यू को त्याग पत्र देना पड़ा। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है अमेरिका में, तो राष्ट्रपति एक व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नियुक्त करता है और कांग्रेस के दोनों सदन मिलकर के उस नियुक्ति पर स्वीकृति देते हैं। तो यह है बहुमत। तो जेराल्ड फोर्ड को राष्ट्रपति निक्सन ने नियुक्त किया और कांग्रेस के दोनों सदनों ने उसको स्वीकृति दे दी। तो जेराल्ड फोर्ड बिना चुनाव लड़े उपराष्ट्रपति बन गए और बिल्ली के भाग से छींका टूटा। 1 साल के बाद रिचर्ड निक्सन को वाटरगेट कांड के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। और चूंकि अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नहीं होते, जो टाइम फिक्स है उसी फिक्स टाइम पर चुनाव होते हैं, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कांग्रेस के सदस्यों का चुनाव, कुछ भी हो, बीच में कभी चुनाव नहीं होते। तो जेराल्ड फोर्ड निक्सन के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन गए। पूरे अमेरिकन संविधान के इतिहास में एकमात्र जेराल्ड फोर्ड हैं जो बिना चुनाव लड़े राष्ट्रपति बन गए थे। जेराल्ड फोर्ड 1974 से 76 तक राष्ट्रपति रहे। 76 में चुनाव लड़े, हार गए। ये अमेरिकन राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में कुछ बातें। आगे एक छोटी सी बात है, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नहीं होते, राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है। यदि मान लीजिए जैसे राष्ट्रपति ने 1 साल काम किया, उसके बाद मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, तो उसका कार्यकाल 3 साल बचा और इस 3 साल के लिए उपराष्ट्रपति पूरी तरह से राष्ट्रपति बन जाता है। मध्यावधि चुनाव नहीं होते। भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है और 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत में 6 महीना है, अमेरिका में ऐसा नहीं। उपराष्ट्रपति पूरी तरह से राष्ट्रपति बन जाता है शेष कार्यकाल के। और यदि उपराष्ट्रपति 2 वर्ष से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, मान लीजिए राष्ट्रपति की मृत्यु 1.5 साल में हो गई, कार्यकाल शुरू हुआ, 1.5 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, मतलब 2.5 साल। तो यदि 2 साल से ज्यादा समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो वह अगली बार एक बार केवल चुनाव लड़ सकता है, दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब कि मैक्सिमम एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है, तो 2 कार्यकाल और लगभग 1.25 साल, उससे ज्यादा एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर किसी भी हालत में नहीं रह सकता। यदि 2 साल से कम समय बाकी है तब वो व्यक्ति किसी बार चुनाव लड़ सकता है, यदि चुनाव लड़ना चाहता है और राष्ट्रपति बनना चाहता है तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त है तो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, वह राष्ट्रपति बनता है शेष कार्यकाल के लिए। ये अमेरिका में उत्तराधिकार का नियम है। तो राष्ट्रपति के बारे में एक सामान्य सी चर्चा हो गई, उसके परिचय के बारे में हमने देख लिया, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी योग्यता, उसकी अवधि, उसकी पदच्युति, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा होने के बाद अब अगले व्याख्यान में राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य पर चर्चा होगी। आप सभी को धन्यवाद।